हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं आगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए थे, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन जो उन्होंने दिया था उसके सॉल्यूशन से हमने बोला था कि क्वांटम नंबर्स हमें मिलते हैं। और कितने क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, तो हमने बोला था 3 क्वांटम नंबर्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलते हैं। और एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम लोगों ने खुद से ऐड किया है। तो इन क्वांटम नंबर्स के बारे में अब हमें बात करनी है ना। ये बताए थे हम कि ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं। ये क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस सब शेल में प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमें इन क्वांटम नंबर्स के हेल्प से पता लगती है। तो कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, उनसे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें क्वांटम नंबर्स के बारे में देखनी है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं अब हम लोग वहां पे क्वांटम नंबर्स के बारे में। हेडिंग डालिए लिखिए क्वांटम नंबर्स। लिखा। फर्स्ट लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है, तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल को बिलोंग करता है। ये हमें शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल का पार्ट है। फर्स्ट शेल का पार्ट है, सेकंड शेल का पार्ट है, थर्ड शेल का पार्ट है। ये चीज आइडेंटिफाई होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अलग अलग शेल के लिए n की वैल्यू अलग अलग फिक्स है। जैसे शेल और उनके लिए अगर n की बात करें तो बहुत सारे शेल होते हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट शेल जो होता है उसको के शेल भी बोला जाता है, पढ़े होंगे आप लोग पहले ना, के शेल। तो उसके लिए n की वैल्यू फिक्स है कि n की वैल्यू 1 होगी उसके। के के बाद आता है एल शेल, इसके लिए n की वैल्यू 2 होगी। इसके बाद आता है m शेल, इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, एंड सो ऑन। मतलब इसके बाद जैसे देखा जाए तो n शेल आता है, इसके लिए n की वैल्यू 4 होगी। तो ये फिक्स है, अलग अलग शेल के लिए n की वैल्यू अलग अलग फिक्स है। ठीक है, तो n की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल का पार्ट है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। जो n की वैल्यू है वही शेल नंबर भी होगा। ठीक है, हमें इससे शेल के बारे में तो पता चलता ही है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल का पार्ट है, और भी कुछ चीजों के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं n की वैल्यू से। n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस ऑर्बिटल का शेप, मतलब साइज, सॉरी शेप कह रहे हैं, उस ऑर्बिटल का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हम अब क्या बोल रहे थे, इस मॉडल के अकॉर्डिंग कहाँ रहता है, तो ऑर्बिटल में रहता है। शेल, शेल का पार्ट सब शेल, और सब शेल का पार्ट ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उसका साइज भी n पे डिपेंड करता है। n की वैल्यू जितनी ज्यादा, उस ऑर्बिटल का साइज भी उतना ज्यादा, और उसकी एनर्जी भी इस बात पे डिपेंड करती है। n की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। हाँ, जो सबशेल है वो एक ही तरह का हो, वो अलग अलग तरह का ना हो। जैसे लास्ट क्लास में कुछ हमने बात की थी, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, ऐसा बात किया था हमने। तो जैसे फर्स्ट शेल का एस सबशेल है, फर्स्ट शेल का एस सबशेल, सेकेंड शेल का एस सबशेल, थर्ड शेल का एस सबशेल है। सबसेल हम लोग सेम ही ले रहे हैं, एस सबसेल ही ले रहे हैं, है ना। पी या डी अलग अलग नहीं ले रहे हैं। अगर सबसेल सेम है, एस ही सबसेल अगर तीनों जगह पे हम लोग ले रहे हैं, तो एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, शेल का मतलब ऑर्बिटल का साइज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो 3s, उसके बाद 2s, उसके बाद 1s। और एनर्जी का ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में होगा। एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिटल में। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहाँ सबसे ज्यादा होगी, तो 3s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 1s में। हाँ ध्यान रखिएगा, सब शेल सेम होना चाहिए,
तभी ये कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि यहाँ 1s और यहाँ 2p में आप कुछ कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली सिर्फ n को देखते हुए, ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन कब, जब सबशेल सेम हो तब। ठीक है, लिखते हैं वहां पे इन सारी चीजों को नोट करते हैं हम लोग। लिखिए वहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में n लिख लीजिएगा। फर्स्ट लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ब्रैकेट में n। लिखिए इसमें it tells us about the about the shell of which electron is a part. Of which electron is a part. लिखा? फिर वहां पे ये चीजें नोट कर लीजिए, ये किस सेल के लिए n की वैल्यू क्या है। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए। नेक्स्ट लाइन में इट ऑल्सो टेल्स अस about order of size of orbital in which electron is present and order of energy of electron लिखा? जैसे वहां लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा। ये ऑर्डर क्या होगा, साइज का भी ऑर्डर यही होगा और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ऑर्बिटल्स में इसका भी ऑर्डर यही होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के शेल को बिलोंग करता है, साथ में और भी कुछ चीजें पता चलती हैं। क्या पता चलती हैं? तो ऑर्डर पता चलता है, साइज का, ऑर्बिटल्स का, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का उन ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर। या फिर इसी को बोला जाता है सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तीनों नाम है इसके। वैसे ज्यादातर अजीमुथल क्वांटम नंबर यूज होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, बट और भी दोनों नाम इसी के हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता क्या है? तो ये हमें बताता है सबशेल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल को बिलोंग करता है। शेल का पार्ट सबशेल, तो इलेक्ट्रॉन किस सबशेल को बिलोंग करता है ये हमें पता चलता है अजीमुथल क्वांटम नंबर से। जैसे अलग अलग शेल के लिए n की वैल्यू फिक्स थी, वैसे अलग अलग सबशेल जो है उनके लिए l की वैल्यू फिक्स है।
अलग अलग सबशेल जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से सबशेल है? तो एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, एफ सबशेल है। इसके आगे भी हो सकता है बट हमारा काम एफ तक ही हो जाता है। जैसे इसके आगे अगर देखा जाए तो जी सबशेल आता है, ठीक है। इनके लिए एल की वैल्यू फिक्स है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, एल की वैल्यू फिक्स है। जैसे अगर एस सबशेल है तो एल की वैल्यू 0 होगी, अगर पी सबशेल है तो एल की वैल्यू 1 होगी, डी सबशेल है तो एल की वैल्यू 2 होगी, एफ सबशेल है तो 3, जी सबशेल है तो 4। बात समझ में आ रही है? एल की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? इलेक्ट्रॉन की सबशेल का पार्ट है, और साथ में हमें उस ऑर्बिटल के शेप का आइडिया भी लगता है। जैसे बोला जाता है कि जो एस सबशेल है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? तो स्फेरिकल, ठीक है। पी सबशेल कैसा होता है? तो डम्बल शेप का होता है। डम्बल समझते हैं ना, जो एक्सरसाइज करने के लिए यूज होता है डम्बल, उस शेप का कुछ बोला जाता है पी ऑर्बिटल। आगे चल के हम उसका शेप देखेंगे, बट अभी के लिए ऐसा याद रखते हैं, इसका शेप कैसा होता है? डम्बल शेप का। डी सबशेल कैसा होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डम्बल। ये डबल डम्बल शेप का बोला जाता है। इनके शेप के बारे में हमें बात नहीं करनी है, एफ सबशेल या जी सबशेल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं काफी, हमें इस पे नहीं आना है। हम लोग डी सबशेल तक ही शेप की बात करते हैं, ठीक है। तो एल की वैल्यू से हमें क्या पता चला कि कौन सा सबशेल है और उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एल की वैल्यू तो फिक्स है कि किस सबशेल के लिए क्या होगी, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे भी एल की वैल्यू कुछ लिख देंगे। एल की वैल्यू पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि एल की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है? तो 0 से लेके n-1 तक। एल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो 0 से लेके n-1 तक, उससे बाहर नहीं जा सकता है। जैसे जैसे सपोज करिए n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू 3 है अगर, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो 0 से लेके 3-1 मतलब 2 तक। मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, इससे आगे पॉसिबल नहीं। अच्छा, l की वैल्यू 0 पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि कौन सा सबशेल हुआ? तो s सबशेल हुआ। 1 का मतलब p सबशेल हुआ, और 2 का मतलब d सबशेल हुआ। मतलब थर्ड शेल में कौन कौन से सबशेल होंगे? तो s सबशेल होगा, p सबशेल होगा, d सबशेल होगा। इसको लिखा जाएगा 3s 3p 3d। बात कुछ समझ में आई या नहीं? मतलब थर्ड शेल में 3 सबशेल प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से सबशेल? तो s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल। उनको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? तो 3s 3p 3d। ये 3s सबशेल है, थर्ड शेल का s सबशेल है, ये थर्ड शेल का p सबशेल, ये थर्ड शेल का d सबशेल। तो यहां से इस बात से हम लोग एक चीज ये भी पता लगा सकते हैं फिर कि किस शेल में कितने सबशेल होंगे, किसी शेल में कितने सबशेल हो सकते हैं। जैसे यहाँ थर्ड शेल में कितना सबशेल आ रहा है? तो 3 आ रहा है, 3 सबशेल हो सकते हैं। 0 से लेके n-1 तक टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी? 1 से लेके n-1 तक तो n-1 हो गया, और 0 भी है तो टोटल कितना हो गया? तो n पॉसिबल वैल्यूज हो गई। L की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई किसी पर्टिकुलर n के लिए? तो n नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। नहीं, अगर 0 को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं और n-1 तक जाना है तो टोटल काउंट करेंगे किसी जनरल n के लिए, तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी? तो n। और L की जितनी पॉसिबल वैल्यूज उतने ही नंबर ऑफ सबशेल्स। मतलब नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या? सबसेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो n के बराबर जो उसका शेल नंबर है उतने ही सबशेल होंगे। मतलब फर्स्ट शेल में कितने सबशेल होंगे? तो एक सबशेल। कौन सा? फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होगा।
अगर n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या हो सकता है, सिर्फ 0, मतलब वहां कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल। फर्स्ट सेल में सिर्फ s सबसेल पॉसिबल है। सेकंड सेल में अगर बात की जाए तो l की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल है, मतलब सेकंड सेल में s सबसेल होगा और p सबसेल होगा। थर्ड सेल में अभी देखे ही s p d। फोर्थ सेल की अगर बात करें, फोर्थ सेल में कौन कौन सबसेल होंगे, तो s p d f, क्योंकि l की वैल्यू 3 तक जा सकती है वहां मैक्सिमम। या फिफ्थ सेल में कितने सबसेल होंगे, तो 5, s p d f g। बात समझ में आ रही है कुछ। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने सबसेल होंगे। तो ये सारी चीजें हमें अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलती है, और इनके शेप का आइडिया तो लगता ही है, साथ में ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी हमें पता चलता है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे पता चलता है, बोला जाता है एल की वैल्यू जितनी ज्यादा, एल की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिटल में उतनी ज्यादा, एल की वैल्यू जितनी ज्यादा। हाँ, एन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, एन कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे ये यहाँ इन तीनों में क्या है, एन कांस्टेंट है। थर्ड सेल की ही बात हो रही है, थर्ड सेल का एस पी डी, एन की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, एल चेंज हो रहा है, एल 0 है, एल 1 है, एल 2 है। तो एल की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी उतनी ज्यादा। मतलब थर्ड सेल की अगर बात की जाए तो थर्ड सेल में एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा पी में होगी, उससे ज्यादा डी में होगी। तो ये भी हमें पता चलता है एल की वैल्यू से। ठीक है, लिखते हैं इन सारी चीजों को हम लोग वहां पे नोट करते हैं। पहले इसको हेडिंग डालिए, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां तक लिख लिया, चलिए लिखते हैं वहां। It tells us about the subshell. It tells us about the subshell of which electron is a part. Of which electron is a part. लिखा, चलिए ये वहां पे नोट करिए कि किस सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या है, और उनका शेप भी नोट कर लीजिएगा। ये यहां से ये वाली चीज नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए वहां पे वीडियो पॉज करके। नोट कर लिए, चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में वहां पे लिखिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, maximum possible value maximum possible value of L is equal to n minus 1, is equal to n minus 1। लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, टोटल पॉसिबल वैल्यूज, total possible values total possible values of L is equal to n, is equal to n। So number of subcells, so number of subcells in a shell, number of subcells in a shell is equal to n। लिखा,
लिख लिया, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, वहां पे लिखिए अजीमुथल क्वांटम नंबर्स, azimuthal quantum number also tells us, azimuthal quantum number also tells us about shape of different orbitals, about shape of different orbitals and order of their energy, and order of their energy। लिखा? हाँ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालते टाइम ध्यान रखना n सेम होना चाहिए, n की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो इसको वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब थर्ड हम लोग क्वांटम नंबर पे आते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम एल। m के सबस्क्रिप्ट में l होता है, ठीक है, m या फिर ml दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है, m या ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा? लिखिए वहां पे हेडिंग डालिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसमें लिखते हैं, पहले हम लोग लिखे इट टेल्स अस अबाउट, it tells us about orientation of different orbitals, orientation of different orbitals in 3D space। It tells us about orientation of different orbitals in 3D space। देखा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स का 3D स्पेस में ओरिएंटेशन, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, क्या है, ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ओरिएंटेशन का मतलब क्या? तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एस सबशेल को क्या बोले, एस सबशेल कैसा होता है, तो स्फेरिकल शेप का होता है, तो वो तो ठीक है। पी सबशेल हम लोग कैसा बोले, पी सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कैसा होता है, तो डम्बल शेप के होता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, किस शेप का, तो डम्बल शेप का। डम्बल समझते हैं? डम्बल मतलब ऐसा कुछ, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो जो पी ऑर्बिटल होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, जैसे ये एक एक्सिस हम लोग मान रहे हैं, वाई एक्सिस है, तो ऐसा कुछ होता है वाई एक्सिस के अबाउट, इस तरीके का, ऐसा कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ जैसे डंबल होता है, तो डंबल जैसे पी ऑर्बिटल बना बना के अगर दिखाया जाए, ऐसा कुछ हम लोग बनाते हैं, इस टाइप का कुछ होता है, ये लोब्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है? लोब।
ये डॉट डॉट क्या था बताए थे ना उस दिन, एस वाले के बारे में बता रहे थे। तो जो पी सबशेल होता है ना, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से, कैसे, क्या, क्यों 3, ये अभी हम लोग बात करते हैं। एक बोला जाता है पी एक्स, एक बोला जाता है पी वाई, और एक बोला जाता है पी जेड। देखने में तीनों एक ही जैसे होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो पी वाई है ना, उसके जो लोब्स हैं ये दो, ये अलोंग वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये अलोंग क्या होते हैं, वाई एक्सिस। एक लोब पॉजिटिव वाई एक्सिस में होता है, एक लोब निगेटिव वाई एक्सिस में। अच्छा, इसको 3D में इमेजिन करिएगा, 2D नहीं है ये, ऐसा कुछ, समझ रहे नहीं, ऐसा कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है ना। अगर यही पी वाई की जगह पी एक्स होता तो उसमें भी 2 लोब्स होते, बस वो क्या होते, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक होता, एक पॉजिटिव में होता। अगर वही pz होता तो z एक्सिस अगर इधर है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर है अगर इसके, तो pz में क्या होता है, एक पॉजिटिव z एक्सिस में और एक नेगेटिव z एक्सिस में। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही आता है कि 3D स्पेस में वो ऑर्बिटल किधर ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग है, या एक्स और वाई के बीच में है, वाई और जेड के बीच में है, किस डायरेक्शन में, उसका ओरिएंटेशन इसी को कहते हैं हम लोग। बात ये समझ में आ रही है। आगे चल के हम लोग और पढ़ेंगे और डिटेल में बात करेंगे, और हम लोग को शेप देखना है, कई ऑर्बिटल्स की हम लोग को बात करनी है। अभी इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉ भी नहीं करेंगे हम लोग, एक साथ हम लोग सारे ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे, कौन कैसा दिखता है हमें। ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मतलब यही पे आता है कि 3D स्पेस में कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, वो हमें कहां से पता चलता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से लिखते हो आप। अच्छा, ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं, टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ और डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन 3D स्पेस, ये तो हम लोग लिख ही चुके हैं। अब m की वैल्यू पे आते हैं। m की जो वैल्यू है वो -l से लेके +l तक हो सकती है। m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो -l से +l तक हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है, ठीक है, l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू कहां से कहां तक, -0 से +0, -0 +0 कोई मतलब ही नहीं, वो तो 0 ही है। मतलब m की वैल्यू 0, तो m की कितनी वैल्यू हुई, तो 1। m की अगर 1 वैल्यू, इसका मतलब एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। L इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा सबशेल, S सबशेल। S सबशेल में, S सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। बात समझ में आ रही है नहीं, जितने पॉसिबल ओरिएंटेशन उतने ऑर्बिटल। यहां कितना पॉसिबल ओरिएंटेशन, तो एक ही ऑर्बिटल। अगर वही हम लोग L की वैल्यू 1 ले लें तो M की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, -1 से +1, मतलब -1, 0 और +1, M की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो जा रही है। 3 पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब क्या, 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन का मतलब क्या, 3 अलग अलग ऑर्बिटल। यहाँ 3 ऑर्बिटल होंगे, किसमें, L इक्वल टू 1, मतलब कौन सा सबशेल, P सबशेल। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 3 ऑर्बिटल होंगे, जिनका नाम अभी मैंने लिखा था। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल, तो px, py, pz। क्लियर हो रही है चीजें नहीं। या इसी तरह एक और बात कर लेते हैं, L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 2, तो M की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या, -2, -1, 0, +1, +2। M की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, तो 5 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गए। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए, 5 ऑर्बिटल हो गए। जितनी m की पॉसिबल वैल्यूज, जितनी पॉसिबल वैल्यूज उतने ही ऑर्बिटल्स, उतने ही ऑर्बिटल्स किसमें, किसी सबशेल में। तो d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल।
इनका नाम भी होता है, क्या क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या पता कर रहे हैं, यहां से क्या देख क्या रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू कहां से कहां तक है, तो -L से +L। तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू है, -L से लेके +L तक टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, तो 2L + 1 के बराबर। 1 to L पॉजिटिव में L क्वांटिटी हो गई, -1 to -L, L क्वांटिटी इधर हो गई और 0 और हो गया, तो वो L 2L प्लस एक और 0, 2L + 1। टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई m की, तो 2L + 1। और m की जितनी पॉसिबल वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। नहीं, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, m की जितनी पॉसिबल वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2L + 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज इक्वल टू 2L + 1। जैसे देखिए L की वैल्यू 0 लीजिए, 0 रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 1, मतलब S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है जो कि हम लोग लिखे। L की वैल्यू 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल, देखिए लिखे हम लोग 3 ऑर्बिटल। L की वैल्यू 2 रखिए, L की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5, 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है, 5 ऑर्बिटल लिखे भी हम। नहीं समझ में आ रही ना बात। तो m की वैल्यू -L से +L तक पॉसिबल हो सकती है। टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी m की, तो 2L + 1, और m की जितनी पॉसिबल वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। समझ में आ रही बात। लिखते हैं वहां पे, इन सारी चीजों को नोट करते हैं, वहां पे लिखिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, possible value of m is from -L to +L, is from -L to +L। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, total possible value of m is equal to 2L + 1, is equal to 2L + 1। लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए नंबर ऑफ सबसेल्स, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, number of orbitals in a subshell, number of orbitals in a subshell is equal to 2L + 1, is equal to 2L + 1। हो गया। चलो एक चीज और, थोड़ा बहुत हम लोग देखे कि ये जो पी वाई होता है इसमें दो लोग होते हैं अलोंग पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ये पी जेड में अलोंग पॉजिटिव जेड एंड नेगेटिव जेड, और पी एक्स में अलोंग पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। एम की 3 वैल्यू है, एक है -1, एक है 0, एक है +1। तो कौन सी वैल्यू किसके लिए, कौन सी वैल्यू किसके लिए, तो ऐसा पढ़ाया जाता है बहुत सारे जगह, ऐसा कुछ बुक्स में भी लिखा है कि ये जो 0 होता है ना, ये पीजेड के लिए होता है, ऐसा लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, और काफी जगह पढ़ाया भी जाता है।
बट ऐसा नहीं है, ये गलत चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई वैल्यू फिक्स नहीं। इनमें से जो वैल्यूज है किसी के लिए फिक्स नहीं। ऐसा नहीं कि -1 पी एक्स के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है। आप -1 इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, एक बार किसी एक को आपने -1 दे दिया तो दूसरे को फिर -1 नहीं देंगे। जैसे आपने इसको असाइन कर दिया कि इसके लिए वैल्यू -1 है, तो अब इसके लिए -1 नहीं हो सकता। इसके लिए या तो 0 होगा या फिर +1 ही होगा। या फिर अब इसको +1 दे दिया, इसको -1, तो बचा क्या? 0। तो अब इसके लिए ही 0 होगा। बात समझ में आ रही है? आप चाहे तो इसको -1 दे दीजिए, इसको +1 दे दीजिए, इसको 0 दे दीजिए। आप चाहे तो इसको -1, इसको +1, इसको 0 दे दीजिए, आपके ऊपर है। हाँ, एक वैल्यू किसी एक को असाइन कर देंगे तो फिर वही वैल्यू दूसरे को असाइन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसके लिए ही ये वैल्यू। ये पढ़ाया जाता है कई जगहों पे, और ऐसा कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है, बट ये गलत चीज है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है कुछ। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने लिखा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल किसके बराबर हमने लिखा? तो 2l+1। अब बात आती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होगा? सबशेल में तो 2l+1 के बराबर हो गया, लेकिन शेल में कितना होगा? किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? नहीं, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये कैसे पता चलेगा? जैसे सेल है, सेल में कई सारे सबशेल हो सकते हैं, नहीं? और इन सबसेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो हमने तो क्या किया है, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल ये काउंट किया 12+1 से। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल, तो ये इसका सम, इसका सम, इसका सम, ये तीनों लेना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? नहीं? तो किसी शेल में कितने ऑर्बिटल ये कैसे आएगा? जैसे एक हम लोग देखते ही हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करिए थर्ड शेल, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0, 1 और 2। l की वैल्यू अगर 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? l की वैल्यू अगर 0 है तो एक ऑर्बिटल होगा, है ना? l की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 12+1 से काउंट किया जाए। l की वैल्यू 1 रखें, कितने हो जाएंगे? 3 ऑर्बिटल। l की वैल्यू अगर 2 है तो कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? तो 5 हो जाएंगे, नहीं? तो थर्ड शेल के l = 0 मतलब कौन सा सबशेल हुआ? l = 0 मतलब कौन सा सबशेल? s सबशेल। s सबशेल में एक ऑर्बिटल। थर्ड शेल का s सबशेल मतलब 3s हुआ, ये है ना? 3s में एक ऑर्बिटल। ये क्या हुआ? 3p। 3p में 3 ऑर्बिटल। ये क्या हुआ? 3d। 3d में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। 1, 3 और 5, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? टोटल हो गए 9। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? 9। किसी शेल में हम लोग को टोटल ऑर्बिटल मिल रहा है ना? थर्ड शेल में हमने निकाला, किसके बराबर आया? 9 के, ठीक है? तो काउंट कैसे किया जाए? काउंट इसको कैसे किया जाए? क्या फॉर्मूला क्या लिखा जाए? तो फॉर्मूला हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो समेशन करना है हमें, नहीं, हमें ऐड करना है। दिख रहा है ना? हमें ऐड करना है, ये वैल्यूज को ऐड करना है। ये वैल्यू आ कहां से रहा है? ये 1 या 3 या 5 ये आया कहां से? तो 12+1 को ही कैलकुलेट करके आया, नहीं? 12+1 में हमने एक बार l की वैल्यू 0 रखी, एक बार l की वैल्यू 1 रखी, एक बार l की वैल्यू 2 रखी, यही रखा ना? और जो अलग अलग वैल्यूज आई उसका सम कर दिया।
तो हमने एल को वैरी कराया है ना, और उसके बाद वैल्यू स्क्वायर्ड कर लिया। एल को हमने वैरी कराया, कहां से कहां तक वैरी कराया है, तो एल कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, एल कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, 0 से लेके n-1 तक, नहीं याद आ रहा है ना, एल की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, 0 to n-1। जैसे थर्ड सेल के लिए 0 to 2, तो एल को 0 से लेके एल को n-1 तक अगर वैरी करा दे तो टोटल पॉसिबल ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और उनका फिर समेशन हो जाएगा। तो किसी ऑर्बिटल में किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो समेशन ऑफ 2l + 1 फ्रॉम l = 0 to l = n-1। लिमिट l की कहां से कहां तक होगी, तो 0 से n-1 तक। हालांकि ये बात अलग है कि इसी को कैलकुलेट करने पे ये n² के इक्वल आ जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है n = 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 ऑर्बिटल होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने निकाल के भी देखा है। नहीं, इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू n² के बराबर आ जाती है। बट ये भी याद रखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन बना के इस तरीके से दिया भी जा सकता है, तो वहां पे अगर आप डायरेक्टली बस n² याद रखेंगे, ये नहीं याद रखेंगे, तो वहां हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ऑप्शन देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को वहां पे नोट करिए, इन दोनों चीजों को, वीडियो पॉज करिए और इन दोनों चीजों को नोट करिए। नोट कर लिया, चलो। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, एक और क्वांटम नंबर है जिसके बारे में हमें देखना है। एक और क्वांटम नंबर है, लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर m और उसके सबस्क्रिप्ट में s, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्यादातर स्मॉल s यूज किया जाता है, बट m उसके सबस्क्रिप्ट में स्मॉल s ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, पहली बात तो ये मैं बताया था कि क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आया था, इसको बाद में खुद से ऐड किया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसी चीज को वहां पे लिखते हैं, नोट करते हैं, लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए स्पिन क्वांटम नंबर। हेडिंग डाला, लिखिए वहां पे, दिस क्वांटम नंबर, this quantum number is not obtained, this quantum number is not obtained from solution of Schrodinger wave equation, from solution of Schrodinger wave equation। लिखा, चलो। ये क्वांटम नंबर क्या करता है, क्या बताता है, तो ये क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट, स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करता है तो s की एक पर्टिकुलर वैल्यू, अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो s की एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू। स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, एक है +½ और दूसरा है -½ +½ और -½ अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसके लिए s की वैल्यू किसके बराबर है, तो +½ क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसके लिए s की वैल्यू किसके बराबर है, तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए s की वैल्यू क्या है, तो -½ ठीक है।
अच्छा, ये स्पिन से कंफ्यूज मत होइएगा, स्पिन अलग चीज है और रोटेशन हम लोग अलग चीज कहते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि न्यूक्लियस के अबाउट क्लॉकवाइज या न्यूक्लियस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। ये बात जो होती है न्यूक्लियस के अबाउट रोटेशन की नहीं होती कि न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये बात होती है इलेक्ट्रॉन के खुद के स्पिन की। खुद के स्पिन का मतलब क्या हो, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, नहीं, अर्थ क्या है, सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, नहीं ये भी तो बोलते हैं हम लोग, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। तो अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस चीज को स्पिन बोल रहे हैं, है ना। सन के अबाउट रोटेशन नहीं, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे कैसे रोटेट कर रहा है, अपनी एक्सिस पे कैसे स्पिन कर रहा है, उसको स्पिन वर्ड ज्यादा बेटर बोलना होता है। रोटेशन का मतलब हो जाता है किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन, है ना, किसी पॉइंट के अबाउट आप मोशन कर रहे हैं। स्पिन का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन स्टेट के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर अपनी एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होता है, तो उसके लिए एस की वैल्यू +12, और अपनी एक्सिस पे अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होता है तो उसके लिए एस की वैल्यू -12, ठीक है। लिखते हैं इस चीज को, वहां पे लिखिए। इट टेल्स अस अबाउट mechanical spin state of electron, mechanical spin state of electron. that is direction of rotation of electron about its own axis, direction of rotation of electron about its own axis. लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए वहां फिर से। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, if rotation is clockwise, then s is equal to +12, and if rotation is anti-clockwise, then s is equal to -12, s is equal to -12, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के खुद के एक्सिस पे उसके स्पिन का डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका उसके लिए एस की वैल्यू +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब कह सकते हैं स्पिन कर रहा है, तो उसके लिए एस की वैल्यू -12, ठीक है। यही दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी एस की, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर के बारे में बात की। कौन कौन से क्वांटम नंबर, एक बार फिर से रिकॉल करें सबको। पहला हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल का पार्ट है, हमें शेल के बारे में बताता है, ठीक है। और हमें कुछ आइडिया लगता है वहां से, क्या आइडिया लगता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस ऑर्बिटल जो शेल का पार्ट है उसकी साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। और एनर्जी का ऑर्डर भी हमें पता चलता है, एन की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी।
हाँ, सबशेल सेम होना चाहिए, है ना? नहीं, 1s 2s 3s कंपेयर किए थे हम लोग। 3s का साइज सबसे बड़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा अजीमुथल क्वांटम नंबर, या उसी को सब्सिडायरी क्वांटम नंबर बोल रहे थे, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर हम लोग बोल रहे थे। ये हमें क्या बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल को बिलोंग करता है, ठीक है ना। हम लोग देखे कि 4-5 सबशेल हम लोगों ने लिखे थे, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, जी सबशेल। जी सबशेल की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग का एफ सबशेल तक ही काम हो जाता है। अलग अलग सबशेल के लिए एल की वैल्यू फिक्स थी, बट एल की वैल्यू पे एक रेस्ट्रिक्शन था। क्या रेस्ट्रिक्शन था? कि एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इससे हम लोग क्या पता किया कि कितने पॉसिबल सबशेल होंगे किसी शेल में। कितने पॉसिबल सबशेल होंगे? तो कितने पॉसिबल होंगे? n के बराबर, जो उसका शेल नंबर है, जो शेल नंबर है उतने ही पॉसिबल सबशेल, ठीक है। जैसे थर्ड शेल में 3 सबशेल, फोर्थ शेल में 4 सबशेल। थर्ड शेल में कौन कौन से सबशेल? तो एस, पी, डी। सेकेंड शेल में कौन कौन से सबशेल? तो एस और पी। फर्स्ट शेल में कौन सा सबशेल? तो एस, डी। फोर्थ शेल में कौन कौन सा सबशेल? 4। फोर्थ शेल है, 4 सबशेल होंगे, कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। समझ में आ रही थी? इसके बाद हम लोग ने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, एल की वैल्यू से हमें और भी कुछ पता चल रहा था। क्या पता चल रहा था? शेप, ऑर्बिटल का शेप। एस सबशेल किस शेप का था? तो स्फेरिकल। पी सबशेल किस शेप का था? तो डम्बल। और डी सबशेल किस शेप का था? तो डबल डम्बल, ठीक है। चलो, उनके एनर्जी का ऑर्डर भी पता चल रहा था। एल की वैल्यू जितनी ज्यादा, एनर्जी भी उतनी ज्यादा। हाँ, एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एक ही शेल के अलग अलग सबशेल को कंपेयर करें। 3s 3p 3d, तो 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद 3p की, उसके बाद 3s की, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो ओरिएंटेशन। 3D स्पेस में डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है ना। उसके बाद इसकी भी वैल्यू पे हम लोगों ने देखी कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। m की वैल्यू कहां से कहां तक? तो -l से लेके +l तक। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू m की कितनी होगी? तो 2l + 1। -l से लेके +1l तक अगर देखा जाए तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई? तो 2l + 1। और m की जितनी पॉसिबल वैल्यूज, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 2l + 1। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो समेशन ऑफ 2l + 1 फ्रॉम l = 0 टू l = n-1। उसी को हम लोगों ने किसके बराबर लिख दिया? तो n² के बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ने देखा स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? तो स्पिन स्टेट बताता है इलेक्ट्रॉन का अपनी खुद की एक्सिस पे। अगर वो क्लॉकवाइज है तो s = +हाफ, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो s = -हाफ। बस सिंपल सा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वांटम नंबर्स हो गए जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसके हेल्प से हम लोग आगे और भी बहुत सारी बात करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन एक तो ऐसा बनाया जाता है कि इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, इस तरह का। जैसे मैं एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन किसी किसी एटम का है, उसके लिए क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। जैसे लिखा गया n = 3 है, और l = 4 है, और m = 5 है। सॉरी, m = +3 है, और s = बोला गया -है। बोला गया बताइए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल सा आपको ये बताना है कि दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल और नॉट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो एटम कौन सा हमें नहीं बताया गया, बस ये बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। क्या पॉसिबल है या नहीं? तो पॉसिबल नहीं है शायद। नहीं, क्यों नहीं है? n = 3 है, तो l की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक हो सकती है? l की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? तो n-1, मतलब 2 तक जा सकती है। नहीं, l की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? 2 तक। और यहां पे हमने क्या लिख दिया? 4। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता।
एल की यहाँ जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। इन तीनों में कुछ भी लिखा होता तो सही होता, ये नहीं लिखा, 4 लिखा जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए, अच्छा, ये सेट पॉसिबल नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 2, जो कि पॉसिबल हम लोग बोल रहे हैं। क्या अब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के लिए? क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 2 ये तो चलेगा, बट l इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू प्लस 3 ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि m की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस l से प्लस l, उससे बाहर नहीं जा सकता। l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू माइनस 2 से प्लस 2, उसी के बीच में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जा सकता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस 3, ऐसा पॉसिबल नहीं है। माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में कुछ होता है तब फिर वो पॉसिबल होता है ना, यहाँ पे प्लस 3 लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल नहीं है। माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में, इसके बीच में कुछ लिखिए, 1 लिख दीजिए, प्लस 1 लिख दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए, अब ये पॉसिबल हो जाएगा। अब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, ये सही है, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अगर अब ये पॉसिबल है तो ये क्वांटम नंबर से हम लोग क्या बता सकते हैं? इस क्वांटम नंबर से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल का पार्ट है, थर्ड शेल के किस सबशेल में है, l इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबशेल, l इक्वल टू 2 मतलब कौन सा सबशेल, d सबशेल, नहीं, s सबशेल के लिए l इक्वल टू 0, p के लिए l इक्वल टू 1, d के लिए l इक्वल टू 2, तो वो थर्ड शेल के d सबशेल में है, वो थर्ड शेल के d सबशेल में है। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 5, उन पांचों में से किसी एक में है। एग्जैक्टली किस में है ये अभी हम लोग नाम नहीं रखे, खुद से असाइन नहीं किए तो भी नहीं बताएंगे ना। और उसका स्पिन कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, उसका स्पिन स्टेट क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज, वो अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अगर क्वांटम नंबर्स लिखे हैं तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें हुई क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग उनसे पता लगा सकते हैं, और इस तरह के कुछ एक दो क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं सिंपल से। अब इसके आगे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो वो हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग को फॉलो करना होता है, और उनको फॉलो करके हम लोग ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, और उसके लिए पहले ये क्वांटम नंबर्स जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके आगे हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।